हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज के वीडियो में हम डीएमएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगी बल्कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे। और मैं ये कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपना डीएमएस का पेपर इस अप्रोच से लिखा था तो मुझे A++ ग्रेड मिली थी। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं उन्हें भी डिटेल में कंप्लीट करूँगी, बट वो सिर्फ चैनल मेंबरशिप के अंदर अवेलेबल है। तो हम 2025 का जो पेपर था उसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने यूनिट में भी कवर कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जाके पहले आप प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर हमने सारी यूनिट कवर कर रखी है। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व तो कराऊंगी क्वेश्चन पेपर, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है जिससे आपके मार्क्स ना घटें। जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है, 4 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, 10 मार्क्स का है तो कितना लिखना है। और अगर आप ये अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं केवल डीएमएस की बात नहीं करूँगी, जैसे डीबीएमएस चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया आपके सैम का, उसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन में आप उसको डायग्राम से समझा पा रहे हो, फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो उसकी। अगर ये आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इधर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी और आपसे पूछा है हाउ मैनी पॉसिबल रिलेशंस, कितने इसकी पॉसिबल रिलेशन हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो इधर देखो हाउ मैनी लिख रखा है तो हमको नंबर्स बताने की, नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसको हम ले लेंगे, बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको ले लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर उसको 2 की पावर में लिख देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसके पॉसिबल रिलेशन होते हैं। यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, फिर इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 3 × 3 9। रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है और ये वाली चीज़ भी हमने यूनिट 1 में पढ़ रखी है। देखो आपको रिलेशन दे रखा है एफ और जी आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है 5x+1। तो आपको फाइंड द कंपोजिशन, कंपोजिशन निकालना भी हमने देख रखा है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमको क्या दे रखा है 5x+1, तो हमने यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह 5x+1 रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ क्या है, एक्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर बोल रखा है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर एक्स क्या है, ये पूरी चीज़ है तो इसका स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये लिख दिया क्योंकि हमको निकालने के लिए ये बोला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इधर क्या बोला है, एक्स की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो हम यहाँ पर एक्स की जगह 2 पुट करेंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 121। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर 2 फाइनाइट सेट ऑटोमेटा सेट टू बी इक्विवेलेंट, कि इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हो और जो सेकंड में इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हो, अगर फर्स्ट में वो एक्सेप्ट हुई तो अगर वो सेकंड में भी होनी चाहिए, और अगर फर्स्ट से वो रिजेक्ट हुई तो सेकंड में भी रिजेक्ट होनी चाहिए, तब हम उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो इधर वही लिख रखा है, 2 ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट, इनपुट स्ट्रिंग जो हम इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं बहुत आइदर एक्सेप्ट, तो या तो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा एक एक्सेप्ट कर लेगा और एक रिजेक्ट कर लेगा, फिर एक रिजेक्ट कर लेगा और एक एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा केस नहीं होगा। अगर वो एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो रही है तो वो दूसरे से भी होगी, तब हम उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। और चाहे नंबर ऑफ स्टेट्स आर डिफरेंट, जैसे एक के अंदर 2 स्टेट हो गई, एक के अंदर 3 हो गई, बट उससे भी वो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और दूसरे वाले से भी वो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम भी डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, पता पड़ रहा है, यूनिवर्सल इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर एवरी एलिमेंट इन अ सेट ऑफ डोमेन। कि हम एक कंडीशन ले रहे हैं वो पूरे जो सेट ऑफ डोमेन है उस सब पे उसके सारे एलिमेंट पे अप्लाई होगी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ रहा है तो उसके अंदर आएगा फॉर ऑल, जैसे कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, पर कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसे अगर मैं 5 ले रही हूँ तो 5+1 5 से बड़ा होता है, अगर ऐसे में 6+1 ले लूँ तो 6+1 6 से बड़ा होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो सबके लिए ट्रू है। तो हम इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये इसका साइन हो गया और यहाँ पर n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और ये कंडीशन है हमारी
वेयर यहाँ पर जो z प्लस है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ यूज टू इंडिकेट, ये किस लिए यूज होता है, दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट ऑफ डोमेन, कि जो हमारा जो सेट ऑफ डोमेन है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट तो होगा दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, जो हमको गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। उसके अंदर एक तो ऐसा एलिमेंट होगा जो हमारी कंडीशन दे रखी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। और यूनिवर्सल में क्या होगा कि जो सारे जो एलिमेंट थे डोमेन के अंदर वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, बट इसके अंदर बोल रहा है कि एक तो ऐसा एलिमेंट होगा ही। एग्जाम्पल दे रखा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर ऐसा बोला है कि एक तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा ही जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हमको पता है वो n क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और जो 2 है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहाँ पर n क्या हो गया, n किसे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाली हमारी कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस जब हमने यूनिट पढ़ी थी, जब ये टॉपिक आया था, तब हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट इधर हम एज अ क्वेश्चन ले रहे हैं कि हम कैसे इसको लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है, अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज अ बाउंडेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड क्या होता है, एक बाउंडेड लैटिस होता है वेयर एवरी एलिमेंट हैज़ एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया था क्या होता है, बाउंडेड लैटिस भी बताया था। एवरी एलिमेंट मतलब क्या है, इसका जो भी एलिमेंट है उसका एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, तो देखो इसको आपको डिफाइन करके आना है, ये वाली कंडीशन लिख के आ जानी है, और एक डायग्राम बना के आ जाना है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप ये लिख के आ रहे हो तो कोई चांस ही नहीं बनते कि आपके वो मार्क्स इसमें काट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। आपको ये दे रखा है और इसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो देखो इधर पावर क्या लिख रहा है कि 14। अगर एक सीक्वेंस के अंदर जैसे 5 एलिमेंट है, उस 5 एलिमेंट के अंदर मिड एलिमेंट कौन सा होगा, जैसे 5 है, यहाँ पर 14 क्या है, कि इवन पावर है। अगर आपको एक सीक्वेंस के अंदर 5 टर्म्स दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 ही दे रखी, और उसके अंदर आपको बोले कि आपको इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले आप पोजीशन देखोगे उसकी। देखो अगर आपको जो ऑड नंबर में दे रखा हो, जैसे 5 का एक ऑड नंबर है, तो हम उसका मिड कैसे निकालते हैं, 5 + 1/2। 5 + 1 क्या होता है, 6। 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो जो थर्ड टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। और अगर ऐसी पावर इवन होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 + 1। तो यहाँ पर जो 14 है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम मिड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या, और 7 + 1 क्या होगी, 8। मतलब 8th जो टर्म होगी इसकी वो क्या होगी, मिड टर्म होगी। अब हमको ये तो पता पड़ गया जो 8th टर्म होगी वो होगी, बट 8th टर्म है कौन सी, वो कैसे हम निकालेंगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर हमको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म। पर वही करा है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, बस इसको सॉल्व करना है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एबेलियन ग्रुप, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। और ये जो सेम क्वेश्चन है, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तब आपको कराया था। देखो यहाँ पर जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या होता है एबेलियन ग्रुप वो भी अच्छे से बताया था, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था। आपने वो वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो उस वीडियो को जाके एक बार देखो, उसके अंदर इतना ही कंटेंट पढ़ाया गया है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्वेश्चन था कि व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप, तो आप क्या लिखोगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। बोले इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो ये एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप का अंडर एडिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाएंगे उसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन द साइक्लिक ग्रुप, तो आपको ये चीज़ें लिख के आनी है। अगर आप इतनी चीज़ें लिख के आते हो आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते। हमने लिख रखा है साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, यही मैंने आपको बताया। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पर ये जो जी है वो क्या है, ग्रुप, और यहाँ पर ये जो स्मॉल जी है वो एक ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं। और ये जी की पावर एन लिख रखा है, यहाँ पर एन किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे इंटीजर से। जी को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। अब जहाँ पर जी की पावर एन का मतलब क्या है कि कैसे हम जो ग्रुप का जो एलिमेंट है उससे अदर एलिमेंट जनरेट करें, या तो हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हमको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा होगा, और रिपीटेड एडिशन करेंगे जब हमको एडिटिव ग्रुप दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर आपको एक वर्टेक्स दे रखी है, तो इससे जितनी एजेस कनेक्ट होगी उतनी बाकी जो वर्टेक्स है उससे होगी। जैसे देखो ये 1 है, कनेक्ट है 1 2 3 4, तो जो इस वर्टेक्स की डिग्री होगी वही अगर बाकी सारे वर्टेक्स की डिग्री हुई तो हम उसको रेगुलर ग्राफ कह देंगे।
और इसके अंदर ये लिख रखा है, अ रेगुलर ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन अ ग्राफ थ्योरी वेयर एवरी वर्टेक्स बोल दो या फिर नॉट बोल दो, हैज़ द एग्जैक्ट द सेम नंबर ऑफ नेबर्स और एजेस कनेक्टेड टू इट, नॉन एज द वर्टेक्स डिग्री। जो मैंने आपको बताया, इसी वर्टेक्स डिग्री और वैलेंसी बोल सकते हैं। तो इधर देखो, यहाँ पर जो भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या है, सेम है, तो हम इसको बोलेंगे कि एक रेगुलर ग्राफ है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो देखो, आपको उसका एक डायग्राम बना के भी उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखो, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसके अंदर मैं किसी की मैथमेटिकल फॉर्म लिख रही हूँ, कभी किसी में डायग्राम बना रही हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे वो उसका जो कॉपी चेक करने में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। उसको जैसे ये दिख गया तो डायरेक्ट इसको चेक कर देगा, उसका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसको ये पता पड़ जाएगा कि हाँ इसको आता है, कि उसके लिए भी आसानी है कि आपने इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको पता है कि हाँ बच्चे को आता है, तो वो क्यों काटेगा मार्क्स। यूलेरियन बट नॉट हैमिल्टोनियन। अब यूरेलियन ग्राफ में क्या होता है, अगर आप सारी एज कवर कर दो तो उसको हम यूलेरियन ग्राफ बोल देंगे। हैमिल्टोनियन में क्या होता है, अगर जो वर्टेक्स है वो 2 बार अगर आ रही है तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। अब मैं यूरेलियन ग्राफ के लिए कर रही हूँ, तो देखो मैं यहाँ से गई बी टू सी, सी से ई, ई से डी, डी से सी और सी से ए, और फिर बी, फिर ए से बी। तो इसके बीच कोई ऐसी एज है जो मैंने वापस से रिपीट करी नहीं। अब हम देखते हैं क्या ये एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो इसके अंदर देखो, पहले मैं बी से स्टार्ट करूँ, सी, डी, ई, सी, वापस से सी आ गया, मैंने वापस से सी वर्टेक्स को कवर करा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो हैमिल्टोनियन हो बट नॉट यूरेलियन। तो इसके अंदर देखो, मैं अगर ए, बी, डी, सी, ई, एफ, एच, जी, मैंने सारी जो वर्टेक्स थी उसको कवर कर लिया और कोई भी वर्टेक्स वापस से रिपीट नहीं हुई। अब यूरेलियन में क्या बोलते हैं, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ए से बी गए, बी से एच गए, एच से एफ गए, एफ से डी गए, डी से सी गए, सी से ई गए, ई से जी से एच गए, वापस से हमको एच से एफ जाना पड़ेगा क्योंकि हमको ये वाली भी कवर करनी है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मैंने आपको सिंपल वे बताया इसको समझने का। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।